गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। आज हम समझने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में कि हमारे इस लोकतांत्रिक भारत में विभिन्न जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो संरचना पाई जाती है उन सभी प्रमुख पदाधिकारियों हमारे संरचना जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के जो चुनाव होते हैं, कौन किस प्रकार से ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होती है, इसके संबंध में आज की कक्षा में जो हमारे संवैधानिक आयोग बना हुआ हमारे चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग, इसके संबंध में आज की कक्षा का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है, हम सभी को पता है। जब नाम लोकतांत्रिक है, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है, तो जनता किस प्रकार से चुनाव में मतलब इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भाग लेती है, तो उसका एक ही माध्यम है, वो है चुनाव, इलेक्शन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से जो निर्धारित अवधि के बाद में जो चुनाव होते हैं, ये कौन करवाता है, किस प्रकार से होते हैं, क्या प्रारूप है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का चाहे जैसा कैसा भी स्वरूप हो, सभी में चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। किंतु निर्वाचन प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली जो मशीनरी है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अपितु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भांति होते हैं। चुनाव के लिए एक फॉर्मेलिटी भी होती है, लेकिन चुनाव एक विधिवत तरीके से विधि के अधीन रहते हुए लोकतांत्रिक स्वरूप से और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात चुनाव निष्पक्ष होने बेहद जरूरी है। आम मतदाता के निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी को उससे कितना विश्वास है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, एक हमारे भारत में चुनाव होते हैं और एक पाकिस्तान में चुनाव होते हैं। पाकिस्तान में जो चुनाव होते हैं उनकी निष्पक्षता पे अपन पूरी तरह से नहीं निर्भर रह सकते हैं या उनको कह नहीं सकते कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक चुनाव प्रणाली है वो बिल्कुल वीक। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे इस विशाल इस लोकतंत्र के स्वरूप में हम पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र जो हमारा एक संवैधानिक आयोग है, चुनाव आयोग, ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की जो भी हमारी राजनीतिक संरचनाओं उनका समय समय पर चुनाव पूर्ण करवाते हैं। भारत के संविधान निर्माता चुनाव के महत्व से परिचित थे, इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने ऐसे एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन को संपन्न कराना है। आप समझ सकते हैं, जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रपति हो या हमारे उपराष्ट्रपति हो, हमारा उच्च सदन अर्थात राज्यसभा हो, लोकसभा हो, इनके सभी सदस्य तथा राज्यों के विधानमंडल, जिसमें अपन विधान परिषद भी और विधानसभा दोनों को शामिल करते हैं, सभी के सदस्यों का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? हमारे भारत के चुनाव आयोग। इसलिए ये जो आयोग है ये संवैधानिक आयोग है, अर्थात जिसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए इसको अपन संवैधानिक आयोग के नाम से भी जान सकते हैं। जहाँ विश्व के अधिकांश शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन की अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषय समझ के से व्यवस्था प्रक्रिया की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है,
अब देखो, विश्व के ऐसे कई देश हैं जो हैं लोकतांत्रिक, लेकिन इस चुनाव व्यवस्था को ज़्यादा ध्यान और महत्व केंद्रित न करके उसको केवल जो भी अपनी जो व्यवस्थापिका की है संस्थाएं उन पर उनकी इच्छा पर छोड़ दिया है कि जब चाहो तो आप चुनाव करवा सकते हो। लेकिन हमारे भारतीय संविधान निर्माता इस चुनाव से संबंधित जो भी व्यवस्था है उसके संचालन का पूरा प्रावधान हमारे भारत के संविधान में ही कर दिया गया था। आई बात समझ में? स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में आप देखेंगे अनुच्छेद 324 से 329 तक एक निर्वाचन तंत्र की संपूर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस संवैधानिक व्यवस्था का किसी को भी उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। और आप समझेंगे कि जब भी आदर्श आचार संहिता लग जाती है तब से पूरी तरह से एक सर्वोच्च निकाय के रूप में और पूरा सिस्टम इस इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में आ जाता है और निष्पक्ष और स्वतंत्र आयोग के रूप में अपनी भूमिका निभाता हुआ भारत की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत चुनावों को पूर्ण करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसमें देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल है, इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनके संबंध में जो भी संवैधानिक प्रावधान है एक एक करके हम इनको स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। कहने का तात्पर्य कि जो भी चुनाव प्रक्रिया हो रही है, जो भी समय समय पर जिनका भी कार्यकाल है 5 वर्ष का है, उसके भांति सभी चुनावों का पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करना, उनको उस आदेश निर्देश जारी करना और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक भारत में चुनाव आयोग, एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। और ये जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा उतनी संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करें। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे, लेकिन अगर कार्यभार देखते हुए यहाँ भी जो भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे उससे के अनुसार अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी वो करेंगे या मनोनीत करेंगे। आई बात समझ में? यह है इनके चुनाव आयुक्त के संबंध में। अब ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा अन्य जो भी निर्वाचन आयुक्त है, इनकी जो नियुक्ति है वो संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति करेंगे। अर्थात आप देखेंगे कि हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी जो नियुक्ति हैं वो राष्ट्रपति करते हैं क्योंकि संवैधानिक आयोग है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति करते समय जो भी प्रक्रिया है वो संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं जो भी इस ऐसा की आवश्यक समझे उसी के अनुरूप। लेकिन प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त करने से पहले उसे भारत के निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति को भारत के निर्वाचन आयोग के जो भी मतलब आयुक्त हैं उनसे परामर्श करने के बाद ही वो अपॉइंट कर सकेंगे। ये बात आपको समझनी है। अगला है कि निर्वाचन आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त हैं उनके सेवा की शर्तें, उनकी पदावधि ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। जो भी नियम होंगे उसी नियमों के अंतर्गत रहते हुए सभी निर्वाचन आयोग और प्रादेशिक आयुक्त उनकी सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते, जो भी उनकी सुविधा होगी वो राष्ट्रपति नियम द्वारा ही निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये उनकी नियुक्ति के संबंध में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका जो कार्यकाल है वो कितना है। तो देखिए प्राय सामान्य तौर पर उनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो 6 वर्ष है, या अगर 6 वर्ष से पहले अगर उनका आयु 65 वर्ष की हो जाए, जो भी पहले हो वो मान्य होगी। ठीक है, अगर 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया, आयु 65 नहीं हुई है तो भी 6 वर्ष के बाद में वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर भले 6 वर्ष नहीं हुई हो लेकिन आयु 65 वर्ष की हो रही है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। आई बात समझ? ये इस प्रकार का प्रावधान है। तथा अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो मान्य होगा। ठीक है, ये इस प्रकार के संबंध में हमारी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। अब देखिए
1993 से क्या प्रावधान किया गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे। मतलब इनको जो भी वेतन है, भत्ते हैं, ये वही प्राप्त होंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। समझ सकते हैं आप बराबर? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का एक दर्जा किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के बराबर। तो इनको वही वेतन मिलेगा, वही भत्ते मिलेंगे, वही सुविधा मिलेगी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होती है, वो इनको मिलेगी। तथा इन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल, वेतन और अन्य सेवा शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तथा मुख्य निर्वाचन आयोग को अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अर्थात आप देखेंगे कि अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य चुनाव आयुक्त है, उसको अपने पद से हटाना है तो उसको उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रकार से हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे इस मुख्य निर्वाचन आयोग तो अन्य आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर का उनको दर्जा दिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो न्यायाधीश होते हैं किस आधार पर हटाया जाता है, या तो वो कुछ सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप समझेंगे कि मुख्य चुनाव आयोग या अन्य चुनाव आयोग जो भी है वो भी कदाचार व असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। स्पष्ट हुई? हमने उनके नियुक्ति के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में तथा उनको पद से हटाने के संबंध में ये जो प्रावधान है इसको स्पष्ट किया। अब देखिए, जो पद से हटाया जाता है ये हमने देखा। इस प्रकार से महाभियोग की जो कार्यविधि है उसको निश्चित करने के अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को, क्योंकि ये जो प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। इसलिए कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही ये राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद ही मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने के आदेश जारी होंगे। तो कहने का तात्पर्य 2/3 बहुमत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है उसी प्रकार से इनके खिलाफ लाके फिर इनको पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि भारत का मुख्य चुनाव आयोग तो अन्य चुनाव आयोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के बराबर दर्जा उनको प्राप्त है। एक बात समझ में? ये है इनकी टोटल नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, इनके बारे में प्रावधान। अब देखें कि ये जो हमारा जो चुनाव आयोग है ये कभी एकल सदस्य रहा है, कभी बहु सदस्य रहा है, कभी बीच में 2 सदस्य थे उनको हटा दिए गए, बाद में वापस स्थापित कर दिए गए। कैसे क्या है आप समझिए। ये एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था कि चुनाव आयोग एक सदस्य होना चाहिए या बहु सदस्य होना चाहिए। अगर बहु सदस्य रखा जाए तो क्या दूसरों के जो भी चुनाव आयुक्त हैं उनकी राय और मुख्य चुनाव आयुक्त में कितनी होनी चाहिए, बराबर है या उनको विशेष दर्जा है? ऐसे ये सभी प्रश्न खड़े हो रहे थे। तो व्यवहार में देखा जाए तो 1989 में लगभग 3 महीने के जो अक्टूबर 89 से लेकर दिसंबर 89 के समय को छोड़कर 1992 तक चुनाव आयोग सदस्य जो चुनाव आयोग है वो एकल सदस्य रहा। क्या रहा? एकल सदस्य रहा। ठीक है, इस समय तक एकल सदस्य बना रहा। तो आप इस दौर में समझ सकते हैं कि 1989 में कौन सा अक्टूबर 89 से दिसंबर 89 के समय हमारा जो चुनाव आयोग है वो एकल सदस्य बना रहा। फिर अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग 3 सदस्य बना दिया गया। चुनाव आयोग 3 सदस्य बना दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि चुनाव जो भी 93 में जो व्यवस्था की गई कि आयोग के जो अन्य 2 सदस्य हैं वो मुख्य चुनाव आयोग के समान ही अधिकार और स्थिति प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य
आयोग के जो अन्य 2 भी सदस्य हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव तो होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयोग के अलावा जो भी अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनके अधिकार भी बिल्कुल उसी प्रकार से होंगे जो मुख्य चुनाव आयोग के होंगे। इसलिए अधिकार और स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में भी ये 3 सदस्य आयोग बहुमत से निर्णय लेगा और बहुमत से निर्णय ही मान्य होंगे। यह बिल्कुल प्रावधान हो गया था। चुनाव आयुक्त की समानता कानूनी स्थिति है, लेकिन चुनाव संबंधी मामलों में तत्काल निर्णय लेने होते हैं, तब यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रमुखता की स्थिति प्रदान कर देती है। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 324(3) में ये उल्लेख है, क्या है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयोग को अन्य चुनाव आयुक्तों पर प्रमुखता की स्थिति प्रदान कर देता है, लेकिन इसकी प्रमुखता पर कुछ सीमाएं हैं। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य चुनाव आयुक्त को आयोग के कामकाज में बराबर की भागीदारी बनाकर सहयोग और सद्भाव का परिचय देंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत सदस्य हैं तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो जरूर उनके सदस्यों में प्रमुख माना जाएगा, लेकिन उनके जो कार्यभार हैं या कामकाज है उसमें बराबर का सहयोग और सद्भाव देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त काम करेंगे। ठीक है, तो अभी उसके बाद से आप देखते हैं कि हमारे जो मुख्य चुनाव आयोग है वो बहुसदस्य था, त्रिसदस्य के रूप में अभी तक चल रहा है। तो ये हमने देखा हमारे चुनाव आयोग के संबंध में जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके संबंध में जो भी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनके वेतन भत्ते तथा उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया तथा एकल सदस्य और बहुसदस्य रूप में हम देखा कि 1993 के बाद में जिस प्रकार से जो प्रावधान किए गए और बराबर का जो समकक्ष दर्जा देते हुए जो व्यवस्था की गई है उसके संबंध में हमने स्पष्ट किया। तो ये था भारत के मुख्य चुनाव आयोग के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है।